आई एम निहारिका हियर। तो आप सभी का एसिस्टिव विद निहारिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। जो आपकी क्लास 10th में जो चारों किताबें हैं उसके सिलेबस के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ज्योग्राफी से। ठीक है, तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि संसाधन होता क्या है। संसाधन मतलब होता है रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, मतलब जो भी चीज़ हमारे काम आती है वो सब क्या है, संसाधन है। और विकास मतलब रिसोर्सेज को डेवलप करना। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं और संसाधन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। परिभाषा दी हुई है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूरी करती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है प्लस सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अगर अब नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो वो वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कोई सी भी हो सकती है, जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। जो भी चीज़ हमारे काम आती है वो क्या है, एक संसाधन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है तो ये क्या है, संसाधन है। ये बुक है तो ये क्या है, संसाधन है। ठीक है, आप जिसे देख रहे हो मोबाइल या लैपटॉप, वो क्या है, संसाधन है। ठीक है, एवरीथिंग जो हमारे काम आ रही है वो क्या है, संसाधन, रिसोर्सेज है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी, आप क्लास 10th में हो तो थोड़ी हाई लेवल की डेफिनेशन आएगी, तो इसमें हाई लेवल वाली डेफिनेशन दी हुई है कि वो वस्तु जो प्रकृति से उपलब्ध होती हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और प्लस क्या हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं के रूपांतरण की प्रक्रिया में जो है प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाओं का पारस्परिक जो है उसके अंदर क्रियात्मक संबंध निहित है। ये एक बार आप ट्रायंगल देखो इस त्रिभुज से हमें क्या पता चलता है कि जैसे कोई भी संसाधन है। पहला तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट संसाधन क्या है, कोयला जिससे बिजली बनती है, या फिर पानी, हवा, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट संसाधन। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है मानव, क्योंकि इन सभी संसाधनों को उपयोग में कौन लाता है, मानव ही तो। हमारी जो खोपड़ी तो होती है वो किसी चीज़ को देखती है, उसके बारे में सोचती है और उसे एक आवश्यक चीज़ बनाती है। फॉर एग्जाम्पल कोयला काफ़ी सही जगह है। अगर हमारे मन में ये नहीं सोचता कि कोयले को हम जो है ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड कर सकते हैं, तो क्या हम अभी पंखे चला रहे होते हैं, मतलब कोयले की मदद से बिजली बना रहे होते हैं, नहीं ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट संसाधन अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, मानव है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं कि देखो पहले तो हम किसी संसाधन को देखते हैं कि वो प्रकृति में उपलब्ध है या नहीं है, फिर उसको बिल्ड करने के लिए हम क्या है, संस्थाएं बनाते हैं, प्रौद्योगिकी को उपलब्ध करते हैं, उसका मेन केंद्र होता है मानव। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो प्रकृति में जैसे कोयला है, ठीक है, मैंने प्रकृति से कोयला निकाला, फिर उसके लिए एक संस्था क्रिएट करी, मतलब फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री के अंदर मैं मशीनें लेके आई, प्रौद्योगिकी लेके आई, फिर जाके उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब ये सब काम कौन कर रहा है, मैं कौन हूँ, मानव। तो इन सब चीज़ का केंद्र कौन हो गया, मानव हो गया। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो संसाधन की रूपांतरण की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्था, इनका केंद्र क्या होता है, मानव होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के प्रकार। आप नॉर्मली संसाधनों को नहीं बांट सकते हो, विभिन्न आधार पर संसाधन अलग अलग प्रकार के। जैसे अगर आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार का मतलब है कि कैसे वो बने हैं, है ना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो वो जैव है, अजैव है, जीवित है या मृत है। जैव में कौन आ जाएंगे, पेड़ पौधे, हम मनुष्य, है ना। अजैव में जैसे कि कोयला, पेन, बुक, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग कम्स इन इट। ओके, अब हम आगे बढ़ते तो होता है समाप्यता के आधार पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। अब तक में ये परिभाषा और सेकंड चीज़ आ रही है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए चलूँगी। ठीक है, तो देखो उत्पत्ति के आधार पे हमने देख लिया जैव और अजैव आ जाएगा। समाप्यता के आधार पे आ जाएगा आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय देखो वो होता है जिसको आप पुनः पूरित कर सकते हैं, अनवीकरणीय वो हो जाएगा जिसे हम पुनः पूरित नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर ग आता है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब उस पर किसका अधिकार है। ठीक है, पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जैसे मेरा खुद का घर है, मेरी खुद की गाड़ी है, तो वो मेरा क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा है सामुदायिक,
जैसे कि कोई आपका खेल का ग्राउंड हो सकता है, वो क्या है, समुदाय का है ना। राष्ट्रीय संपत्ति जैसे कि आपके हाईवेज वगैरह होते हैं, स्कूल्स, जो स्कूल्स वगैरह होती है वो आपकी क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति है। प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति, जैसे महासागर हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, दैट इज इंटरनेशनल संपत्ति है वो, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, क्या आता है, विकास के स्तर के आधार पर कि उनका विकास कैसे गया है। पहला आता है संभावी, मतलब यहाँ पे संभावना है कि यहाँ पे ये संसाधन निकल सकता है, ठीक है। विकसित, मतलब यहाँ पे हमें पता है संसाधन निकल सकते हैं, हमने उसका निकाल रखा है, उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, विकसित संसाधन। भंडार, मतलब उस जगह से हमने संसाधन निकाल लिया और किसी जगह हमने उसे भंडारित कर रखा है फॉर दी फ्यूचर, ओके। फिर आता है संचित कोष, क्या हमें, फिर संचित कोष का मतलब होता है किसी जगह हम रिसर्च भी नहीं कर रहे, भाई यहाँ पे संसाधन है, इसे भविष्य के लिए पड़ा रहने दो, ठीक है। आज जैसे कि संचित कोष के अंदर जैसे कि आपके महासागर वगैरह है ना, वहाँ पे बहुत सारा संसाधन है, लेकिन क्या है, वहाँ से संसाधन निकाल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे हैं, आपकी अगर भविष्य की पीढ़ी आएगी तो वो किन संसाधनों का प्रयोग करेगी, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये एक आता है आपका संसाधनों का वर्गीकरण। ऊपर वाले थे संसाधनों के प्रकार, अब आते हैं आपका संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। अगर देखो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रकार में क्या लिखे, वर्गीकरण में क्या लिखे, तो अगर आपसे आधार के रूप में पूछे, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता, स्वामित्व या विकास के स्तर के आधार पर, तो वो चीज़ें आप लिख देना, ठीक है। अगर आपसे पूछे जाए संसाधनों का वर्गीकरण, तो सिंपली आप ये चार्ट बना के आ जाना, ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। संसाधनों का दो भागों के अंदर वर्गीकरण किया गया है, प्राकृतिक प्लस मानवीय, ठीक है। प्राकृतिक और मानवीय में किया गया। अब हम पहले पढ़ लेते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक में दो प्रकार हो गए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसे मतलब हम पुनः पूरित कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिसे पुनः पूरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नवीकरणीय के अंदर क्या आ जाता है, सतत प्रवाह और जीव। सतत प्रवाह के अंदर क्या आ जाएगा, जो बहते रहते हैं, जैसे पवन, जल, है ना। और जैव के अंदर दो प्रकार के हो जाएंगे, वनस्पति भी आ जाएगा और वन्य जीव आ जाएगा, ठीक है। अगर हम अनवीकरणीय के अंदर देखें तो वो होता है पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय मतलब जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लोहे की मेरे पास कुर्सी है ना। अब मेरा मन हो गया कि मुझे टेबल चाहिए, तो मैंने उस लोहे की कुर्सी को तुड़वाया, उसे पिघलवाया और उसे एक टेबल के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा लिया, तो वो क्या हो गया, पुनः मैंने उसको चक्रण करा लिया, ठीक है। पुनः चक्री के अंदर आपकी सभी धातुएं आ जाएंगी, ठीक है। अचक्री के अंदर आ जाएगा जिन्हें हम वापस यूज़ नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस। इनका एक बार फिनिश होने के बाद वापस आप इसे किसी भी कंडीशन में नहीं ला सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें हो जाएगी। और अगर हम मानवीय को देखें तो मानवीय होते हैं दो प्रकार के, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह और फैक्ट्रीज, है ना। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल से बताती हूँ, दोनों में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मानवीय में क्या होता है, संरचनाएं एवं संस्थाएं, और एक होता है मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाएं एवं संस्थाएं में आ जाएगा जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है। मात्रा एवं गुणवत्ता में मतलब जैसे कि स्कूल है तो स्कूल में कितने बच्चे हैं और वहाँ पे कितनी क्वालिटी वाइज पढ़ाई चल रही है, दैट कॉज मात्रा एवं गुणवत्ता, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इजीली पूछ सकते हो, मैं आपको पक्का आपकी कमेंट का आंसर दूंगी, ओके। कोई भी चीज़ आपको टॉपिक से रिलेटेड समझ में नहीं आती है और क्या आप पढ़ना चाहते हो, है ना, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं संसाधनों का विकास, कि संसाधनों का हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार इसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी ये संसाधन महत्वपूर्ण है ना। तो संसाधन क्या है, हमें प्रकृति से मिले, लेकिन मानव क्या कर रहा है, इसका अंधाधुंध क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, जिससे तीन चीज़ें उत्पन्न हो रही है, तीन समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पहली समस्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। फालतू तो बुक रीड तो आप भी कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो आगे क्या आता है, कुछ समस्याएं कौन कौन से उत्पन्न हो रही है कि कुछ जो व्यक्ति हैं वो लालच व संसाधनों का हाश कर रहे हैं, मतलब संसाधन ज़्यादा हाथ में पड़ गया तो संसाधनों का प्रयोग करते ही जा रहे हैं ना। जैसे कि आप भी कर रहे हो, रूम से बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे 5 मिनट में तो पानी पी के आ ही रहा हूँ, लाइट चलने दो अभी बंद करके निकल जाऊँगा, तो वो आप क्या कर रहे हो, संसाधनों का हाश कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है
समाज में कुछ ही लोगों के हाथ में संसाधन आ गया जिससे दो खेमों के अंदर बट गया है, अमीर और गरीब। अमीर के पास ज़्यादा संसाधन है, गरीब के पास है ही नहीं है, किसी के पास हो किसी के पास बहुत कम है। तो जिससे क्या हो गया है कि गरीबी और अमीरी अमीरी बहुत बढ़ गई है और गरीबी बहुत घट गई है, बहुत बढ़ गई है, दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सॉरी, है ना। मतलब एक तरफ से लोग अमीर हो रहे हैं और एक तरफ लोग गरीब हो रहे हैं, गरीब से गरीब हो रहे हैं, एक तरफ अमीर से अमीर हो रहे हैं, बिकॉज संसाधन बढ़ चुके हैं दोनों में। तीसरा आता है कि संसाधनों का हम अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रही है। देखो एक क्वेश्चन बनता है कि ना, ओजोन एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्रियाकलाप है, जो इस क्रियाकलाप में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको 100% करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है कि कल्पना करें कि अगर तेल संसाधन कम हो गए तो इससे हमारी जीवन शैली में क्या प्रभाव पड़ेगा। हिंट दे देती हूँ, जैसे कि अगर तेल संसाधन कम हो गए, वैसे तो आजकल जैसे कि तेल में क्या हो जाएगा, पेट्रोल डीजल आ रहा है मेनली, है ना। तो पेट्रोल डीजल की जगह आजकल हम हाइड्रोजन वगैरह का यूज़ करने लगे हैं, हाइड्रोजन का यूज़ करने लगे हैं, प्लस LPG CNG का भी क्रेज बढ़ रहा है, तो वो एक चीज़ आ जाएगी। और उससे क्या होगा कि जैसे बड़े वाहन हैं, कुछ है वो जैसे कि आपके प्लेन्स वगैरह हुई, वो इसी फ्यूल पे डिपेंडेंट है, तो उस पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो क्या और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये वाला अगर आपकी इच्छा हो तो कर लेना, नहीं हो तो मत करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मानव जीवन की गुणवत्ता और शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का न्याय संगत बंटवारा बहुत आवश्यक है। तो अब देखो, हम संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक चीज़ है, वो है सतत पोषणीय विकास। मतलब संसाधनों का हम सतत पोषणीय विकास करें। मैडम ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, अपनी भाषा में बताती हूँ। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना है, संसाधनों का आज प्रयोग करना है और कल के लिए भी बचा के रखना है, ठीक है। पर्यावरण का नुकसान नहीं करना, आज संसाधन का प्रयोग करना है और कल के लिए भी बचा के रखना है। ऑल क्लियर। अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं। सतत पोषणीय विकास आर्थिक अर्थ का मतलब है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो तथा वर्तमान विकास की प्रक्रिया से भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो। ऑल राइट, आगे बढ़े। अब आता है रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन। पहली बात तो ये उठती कि रियो डी जेनेरो है कहाँ पे। तो रियो डी जेनेरो है आपके ब्राज़ील के अंदर। ओके, तो देखो यहाँ पे है आपका रियो डी जेनेरो, यहाँ पे ये ब्राज़ील का मैप है, ब्राज़ील का, और ये यहाँ पे आपके रियो डी जेनेरो है। ओके, और अगर आप ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट पे है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका में। ओके, तो यहाँ पे आपका रियो डी जेनेरो है, जहाँ पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन होता है जून 1992 में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में होता है, जिसके अंदर 100 से भी अधिक जो है राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर के अंदर सम्मिलित होते हैं। पहली बात, एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्राज़ील की कैपिटल क्या है। तो ब्राज़ील की कैपिटल है, रियो डी जेनेरो नहीं है, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ओके, देखो जून 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन होता है उसके अंदर क्या है, 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित होते हैं, मतलब 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि विश्व स्तर पर उभरते जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास है, इनसे संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका हल ढूंढना है हमें, ठीक है। तो वो सभी क्या करते हैं कि एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। वो घोषणा पत्र होता है एजेंडा 21, जिसका उद्देश्य क्या होता है, 21वीं शताब्दी में जो है हमें सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ओके, तो देखो जून 1992 में था, उस समय कौन सी शताब्दी चल रही थी, 20वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी 2001 से शुरू हो रही थी, तो मतलब उस समय तक हमें क्या करना है, जो सतत पोषणीय विकास है उसे हासिल करना है।
तो अब देखो एजेंडा 21 क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो एजेंडा 21 क्या है, जून 1992 का जो रियो डी जेनेरो में हुआ पृथ्वी सम्मेलन है, उसके अंदर एजेंडा 21 तैयार किया गया था। एक घोषणा पत्र था ये, जिसके ऊपर जो है UNCED संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने जो है स्वीकृति से प्रदान की थी। इसका उद्देश्य 4 उद्देश्य थे। पहला इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। दूसरा था समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार जो है विश्व स्तर पर पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटान पाना। और ठीक है, और नेक्स्ट था इसका कि ना स्थानीय स्तर पर एजेंडा 21 तैयार हो। अब अच्छे समझा देती हूँ। पहला क्या है कि आपको क्या करना था, भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना था। दूसरा क्या था कि आपको पर्यावरण क्षति, रोगों और गरीबी से निपटान पाना था, पर्यावरण क्षति से निपटान पाना था। दूसरा था गरीबी और रोगों से निपटान पाना था। और चौथा था कि आपको क्या करना था कि स्थानीय स्तर पर जो ये एजेंडा 21 बनाया गया है, इसको स्थानीय स्तर पर भी लागू किया जाए। ओके, जैसे कि आप किसी विलेज में रहते हो तो ग्राम पंचायत स्तर तक भी इसका एजेंडा 21 के ऊपर काम हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ठीक है, वो संसाधन नियोजन कहलाएगा। तो देखो पहले हम ये चीज़ देख लें, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको। देखो भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा विविधता है। भारत में कहीं की स्थलाकृतियाँ अलग है, किसी जगह पठार है, किसी जगह पर्वत है, मैदान है, रेगिस्तान है ना, और पहनावा अलग है, बोलियाँ अलग है, हर एक चीज़ डिफरेंट है। तो क्या सभी जगह सेम संसाधन होंगे? नहीं ना, सब जगह अलग अलग संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे झारखंड में कोयला अधिक मिलता है, राजस्थान में सौर ऊर्जा अधिक है ना, लेकिन वहाँ पे सौर ऊर्जा अधिक नहीं है। ठीक है, गुजरात में अगर आप ये देखें कि ज्वार भाटा अधिक है तो उससे वहाँ पे बिजली बनती है, हमारे इधर नहीं बनती है। हम राजस्थान से तो राजस्थान में नहीं बनती है। तो मतलब जहाँ एक जगह की परिस्थितियाँ ज़रूरी नहीं है वैसे दूसरी जगह परिस्थितियाँ हो, उसी प्रकार से एक जगह जो संसाधन है ज़रूरी नहीं उस दूसरी जगह भी वो संसाधन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसके अंदर उदाहरण दिया गया है, जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के प्रांत के अंदर खनिज कोयला पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जल संसाधन अधिक है, लेकिन मूल विकास नहीं है, वहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान में पवन सौर ऊर्जा अधिक है, लेकिन पानी की कमी है ना। लद्दाख में शीत मरुस्थल है, वहाँ पे सांस्कृतिक विरासत से धनी है, लेकिन जल नहीं है वहाँ पे, है ना। आधारभूत अवसंरचना नहीं है, महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं उनकी कमी है वहाँ पे। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर जो है संसाधन नियोजनों को एक संतुलन प्रदान करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अभी हम संसाधनों का नियोजन कैसे करेंगे आगे दिया हुआ है। भारत में संसाधनों का नियोजन। ओके, तो देखो पहले हमें क्या करना है, देश के विभिन्न प्रदेशों के बारे में हमें जानना है कि कहाँ पे कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। उससे संबंधित हमें मानचित्र बना लेने हैं, वहाँ पे क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना है, भाई यहाँ पे ये संसाधन पाया जा रहा है, यहाँ पे नहीं पाया जा रहा। एक टेबल बना लेनी है, मानचित्र बना लेना है, वहाँ पे लिख लेना है कि ये चीज़ इतनी अधिक पाया जाता है, इसकी मात्रा इतनी है, इसकी गुणवत्ता इतनी है। तो मतलब एक हमें एक रॉ मटेरियल तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि वहाँ पे क्या करना है, प्रौद्योगिकी लानी है, संस्थाएं तैयार करनी है। ठीक है, और चौथी हमें चीज़ करना है कि वो क्या करना है, चौथी चीज़ हमें क्या करनी, तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि वहाँ पे जो भी राज्य स्तरीय या फिर राष्ट्रीय स्तरीय जो विकास योजना है उनको भी हमें शामिल करना है। ठीक है, फिर हमें वहाँ पे संसाधनों पर काम करना शुरू करना है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि देखो किसी क्षेत्र में संसाधन उपलब्ध है लेकिन वहाँ पे प्रौद्योगिकी में तदनुरूप परिवर्तनों के अभाव के कारण मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास नहीं संभव है। देखो क्या है कि किसी जगह संसाधन है लेकिन वहाँ पे उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी अच्छी फैक्ट्रीज नहीं है, संस्थाएं नहीं है, उतना अच्छा कौशल नहीं है कि उन संसाधनों को निकाल सके और उनका एक सही मायने में प्रयोग कर सके। तो एक टेक्नोलॉजी की भी कमी है ना। तो देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र जो संसाधन समृद्ध है लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। देखो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जैसे कि फॉर एग्जांपल
कि आप ले लो मध्य प्रदेश ले लो, झारखंड ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो, संसाधन भारी मात्रा में है लेकिन आर्थिक विकास इतना अच्छा नहीं है। उसी जगह आप ले लो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र को ले लो, संसाधन थोड़े कम हैं लेकिन क्या है, विकास बहुत अच्छा है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। तो अगर हम भारत में बात करें तो संसाधन मेनली आए थे हमारे अंग्रेजों के काल, सॉरी जो टेक्नोलॉजी है वो मेनली आई थी हमारे अंग्रेजों के काल से। ठीक है, ये पैराग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं बता रही हूँ, एक बार आप रीडिंग मार लेना। ओके, अब देखो हम संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, संसाधनों को बचा कैसे सकते हैं। देखो संसाधन जो है किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग अति उपयोग के कारण जो है कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही है। ठीक है, तो इन समस्याओं के बचाव के लिए जो है हमें विभिन्न स्तर पर संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। प्राचीन काल से ही जो है नेता और चिंतकों के लिए ये महत्वपूर्ण विषय रहा है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि हमें, हमारे पास क्या है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन उनकी लालच को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अर्थात हम लोगों का पेट तो भर सकते हैं लेकिन उनके पेट ही नहीं भर सकते, है ना। लोग ये चाहे हमें ये संसाधन दे दो, वो संसाधन दे दो, तो वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है ना। लेकिन हम लोगों का पेट भर सकते हैं, मतलब उनकी जो आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं लेकिन अति आवश्यकताओं को हम नहीं पूरा कर सकते, उनकी पेटी को हम नहीं भर सकते हैं। ओके, ऐसा हमारे गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी की एक चीज़ उनका मानना था कि लालची और स्वार्थी व्यक्तियों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है कि हम क्या कर रहे हैं कि क्या करता है कि एक इंसान ही संसाधनों का ज़्यादा शोषण करता है। गांधी जी का ये मानना था कि बहुत सारे लोग मिलकर किसी संसाधन का उत्पादन करें। ठीक है, अब ये हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से जो है संसाधनों की, पहला तो हमने ये देख लिया, वो रियो डी जेनेरो वाला पृथ्वी सम्मेलन देख लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 1967 के अंदर क्या हुआ, क्लब ऑफ रोम ने जो है संसाधनों के संरक्षण के लिए वकालत की। ठीक है, उसके बाद 1974 के अंदर क्या करा, सैमुअल ने अपनी पुस्तक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसके अंदर जो है उन्होंने क्या करा कि गांधी जी का जो दर्शन था उसके बारे में वापस पुनरावृत्ति की। गांधी जी का क्या दर्शन था, ये बड़ा जन समुदाय प्रयोग करे, है ना, ये वाला जो चीज़ थी ना, ये सैमुअल ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा। फिर 1987 के अंदर क्या होता है, ब्रूट्सलैंड की आयोग की रिपोर्ट होती है जिसके अंदर क्या है, संसाधन संरक्षण का मूलधार योगदान है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधनों के संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य की पुस्तक के रूप में छपी। उसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन होता है। वापस से बता देती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो देखो 1968 के अंदर क्या होती है, क्लब ऑफ रोम की बैठक होती है, मतलब वकालत होती है। इसके अंदर बहस होती है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, 1974 के अंदर सैमुअल जो होता है वो स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक एक किताब लिखता है। उसके अंदर जो गांधी जी का विचार था ना, पेट भरना, है ना, वो वाले विचार के बारे में थोड़ी और व्याख्या करता है। फिर 1987 के अंदर क्या होता है, ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट तैयार होती है। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि सतत पोषणीय विकास हमें इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, ये बताते हैं वो। फिर वही जो रिपोर्ट थी उसको एक किताब का रूप दे दिया जाता है जिसका नाम होता है हमारा साझा भविष्य। और उसके बाद होती है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो का जून 1992 में। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। एक बार वापस रिवाइज करा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा संसाधन की परिभाषा, फिर हमने संसाधन के फैक्टर्स देखे, फिर हमने संसाधनों के प्रकार देखा, संसाधनों का वर्गीकरण देखा, संसाधनों का विकास देखा, क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है वो चीज़ देखी। फिर हमने सतत पोषणीय विकास देखा, रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21। फिर हमने देखा संसाधन नियोजन के बारे में। ठीक है, फिर हमने गांधी जी के विचार देखे और ये कुछ रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में हमने देखा। ठीक है, कल की क्लास में जो है हम भू संसाधन से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।